दोस्तों, बड़े सपने देखने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, अगर वो ही गलत हो तो? कुछ ऐसी ही बात मंगतराम के साथ भी हुई। अब उसने क्या सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी ही देखनी पड़ेगी। मगर हाँ, उससे पहले ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में मंगतराम चाय वाले की दुकान बड़ी ही मशहूर थी। मंगतराम था भी बड़ा मेहनती। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और अपने काम पर लग जाता था। उसके पास 5 भैंसें थी, जिनका ताजा ताजा दूध निकालकर वो अपनी दुकान की तरफ निकलता था। गांव में जो रेलवे स्थानक था, उसके बाहर ही मंगतराम की चाय की दुकान थी, इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत हुआ करती थी। वाह मंगतराम, क्या बढ़िया चाय बनाई है। हाँ भाई, सच में। मैं रहता तो हूँ पास वाले गांव में, लेकिन चाय पीने हमेशा इसी के दुकान पर आता हूँ। मंगतराम भाई, जरा हमें भी तो बताओ, तुम चाय में ऐसा क्या मिलाते हो? बस अपना प्यार मिला देता हूँ उसमें, शायद उसी वजह से वो बढ़िया बन जाती होगी। मंगतराम ने बड़ी ही चतुराई से अपना जवाब दिया था, लेकिन उसके इस चाय की स्वाद का असली राज तो कुछ और ही था। मंगतराम चाय में डालने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करता था, उसे वो अपने हाथों से बनाया करता था। इस मसाले में वो ताजा चाय के पत्ते, हल्दी, शहद, लवंग, इलायची ऐसे बहुत सारी चीजें मिलाया करता था, तब जाके कहीं वो मसाला बनता था। वाह, क्या खुशबू है। ये है मेरी चाय का असली राज। बस इतना ही नहीं, वो हमेशा अपनी भैंसों का ताजा दूध ही चाय में मिलाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके कारण चाय ज्यादा गाढ़ी और स्वादिष्ट बन जाती थी। जी एक शाहपुर देना। मंगतराम, कहाँ जा रहे हो? आज दुकान भी बंद है। हाँ, वो थोड़ा शहर से सामान लाना है, शाम तक आ जाऊंगा। मंगतराम रेलवे से सफर करता हुआ शहर पहुंचता है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदकर वो बस निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई देता है। बड़ा ही शानदार मॉल है, थोड़ी देर अंदर घूम के आता हूँ। अचानक मंगतराम को मॉल के अंदर एक बड़ी सी चाय की दुकान नजर आती है और वो वहाँ पे चाय पीने बैठता है। जरा मैं भी तो देखूं इस चाय का स्वाद। हे भगवान, ये चाय है या कोई कड़वी दवा? मैं तो इसे नहीं पी सकता। कितने हुए? 25 रुपए। 25 रुपए एक चाय के? दुकान में बैठे बाकी के ग्राहक मंगतराम की तरफ बड़ी अचरज से देखने लगते हैं। बेचारा मंगतराम पैसे देकर दुकान से बाहर निकलता है। मैं ही पागल हूँ जो गांव में 5 रुपए में चाय बेच रहा हूँ। अगर मैंने भी दाम बढ़ा दिए होते तो आज तक मेरी भी इस गांव में एक आलीशान चाय की दुकान होती। बस इसी ख्याल को लेकर मंगतराम अपने गांव पहुंचा और दूसरे ही दिन से उसने अपने चाय के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपए की चाय अब हो गई 15 रुपए की। अरे भाई, ये मंगतराम को क्या हो गया है? अचानक इसने चाय के दाम बढ़ा दिए। पता नहीं, लेकिन अब चाय भी थोड़ी फीकी ही लग रही है। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट्स मंगवाता और उन्हीं को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। इतना मुनाफा तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे और भी कोई तरकीब ढूंढ निकालनी होगी। मंगतराम की सोच अब इतनी बदल गई थी कि उसने अपने भैंसों के दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी चाय का स्वाद और भी फीका हो गया। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान में आना बंद करने लगे। अरे रे, ये क्या है मंगतराम? ना स्वाद है, ना रंग है, और ना ही वो पहले जैसी खुशबू। लगता है अब तुम चाय में अपनी प्यार की जगह पे कुछ और ही मिला रहे हो। नहीं तो, सब कुछ तो पहले जैसे ही है। यहाँ पे तो ऐसे ही चाय मिलेगी। आपको पीना है तो पीजिए, वरना अपना रास्ता नाप लीजिए। मंगतराम की बढ़ती लालच के साथ साथ अब उसका स्वभाव भी बदल गया था। वो अब अपने ग्राहकों से बड़ी ही बेरुखी से बात करता, जिसकी वजह से अब लोग उस पर नाराज हो गए थे।
ये मंगतराम तो लूट कर रहा है, इसे मजा चखाना ही होगा। अगले दिन मंगतराम जब अपनी दुकान पे आता है तो वो देखता है कि उसके दुकान के सामने चाय की दूसरी दुकान शुरू हो गई है। चाय ले लो भाई, चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार चाय, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। लोगों की भीड़ अब उस दूसरी दुकान पर होने लगती है। अरे वो देखो, चाय की नई दुकान। चलो चलो वही चलते हैं, उधर दाम भी तो सस्ता है। हाँ वही चलते हैं। वैसे भी इस मंगतराम की चाय में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब देखकर और सुनकर मंगतराम दुखी हो जाता है। एक ग्राहक उसका ये दुखी चेहरा देखकर उसके पास आता है। मंगतराम, पहले तुम चाय में प्यार मिलाया करते थे और अब लालच, ये सब उसी का नतीजा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और मैंने उन्हें ही धोखा दिया है। मुझे अपनी ये गलती सुधारनी ही होगी। उस दिन से मंगतराम ने अपनी सोच फिर से बदली। उसने वो सारे मसाले के पैकेट्स फेंक दिए और दूध में पानी मिलाना भी बंद कर दिया। उसने चाय के दाम भी फिर से 5 रुपए रख दिए और दुकान का नाम भी बदल दिया। चाय ले लो भाई, चाय, प्यार वाली चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार प्यार वाली चाय। देखा दोस्तों, मंगतराम एक आलीशान दुकान का सपना देख रहा था, लेकिन उसके लिए वो अपने ही ग्राहकों को लूट रहा था, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद के फायदे के लिए हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, खुद भी उसी में फंस जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही फल वाले की है, जिसने लालच में आकर ऐसी गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। क्या थी वो गलती? चलिए जानते हैं ये कहानी देखकर। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंगतराम फलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। आम का मौसम चल रहा था, सो आम खरीदी करने के लिए मंगतराम की दुकान पर बड़ी भीड़ जमा होती थी। अरे भाई मंगतराम, इतनी सारी आम की पेटियां कहाँ जा रही है? ये माल तो मैं शहर भेज रहा हूँ। शहर में मेरा एक कारखाना भी है जहाँ पे आमरस बनता है। वाह क्या बात है। लेकिन फिर आज हमें आम मिलेंगे या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कितनी पेटियां दूं? 5, 6, 7? अरे नहीं भाई, मुझे तो बस 1 ही दर्जन खरीदने हैं। बस 1 दर्जन? रामू, जरा देखो तो इन्हें क्या चाहिए। मंगतराम हमेशा बड़े ग्राहकों पर ही ज्यादा ध्यान देता था और वो हमेशा ही ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में ही सोचता रहता था। भाई 2 दर्जन आम देना तो। अरे क्या भगवान दादा, सिर्फ 2 दर्जन आम? अरे इतना अच्छा मौसम चल रहा है आम का। ये देखो, ये तो खास देवगढ़ से मंगाए हैं। एक बार चखोगे तो बार बार आओगे। ठीक है मंगतराम, 4 दर्जन दे दो। 4 नहीं, 5 दर्जन दूंगा। ग्राहक को थोड़ी ही ना पता चलेगा कौन सा आम देवगढ़ का है और कौन सा बरेली का। इस तरह मंगतराम हमेशा ही अपने ग्राहकों को फंसाता था और ज्यादा मुनाफा कमाता था। मालिक, मालिक! अरे क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जी वो हमारे गोदाम में से कम 25 पेटी आम खराब हो चुका है। मेरे ख्याल से हमें वो आम फेंक देने चाहिए। क्या कहा? 25 पेटी आम खराब हुआ है? ये देखिए, ये सारा आम खराब हो चुका है। मैं अभी इस माल को यहाँ से हटवा देता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतना सारा आम यूं ही बेकार में फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा कितना नुकसान होगा कुछ सोचा है तुमने? मगर मालिक। तुम चुप रहो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इन आमों को मेरे कारखाने में भेज दो। हम इन आमों से आमरस बनाएंगे। लेकिन मालिक। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है कि नहीं? जी मालिक, जैसा आप ठीक समझे।
वो सारा माल मंगतराम के कारखाने में भेजा जाता है। कारखाने में उन खराब आमों से आमरस बनाया जाता है। जल्द ही उनके पैकेट बाजार में बेचने के लिए आ जाते हैं। कुछ ग्राहक वो पैकेट्स खरीदते हैं। भाई 40 पैकेट आमरस देना। तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके स्कूल में बच्चों को बांटना है। स्कूल में सभी बच्चों को आमरस बांटा जाता है, जिसमें मंगतराम का बेटा भी होता है। आमरस पीकर सारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। सारे बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर आमरस को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। अपने बेटे को देखने के लिए मंगतराम अस्पताल में दौड़ता चला आता है। खराब आमरस खाने की वजह से ही इन बच्चों की ये हालत हुई है। ये आमरस आप ही के कारखाने में बनाया गया था। मंगतराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे जी पाऊंगा? भगवान मुझे माफ कर दे। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ना दे। मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मंगतराम पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करता है। पुलिस मंगतराम को गिरफ्तार कर लेती है। देखा दोस्तों, मंगतराम को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसी के परिवार को हानि पहुंची। मंगतराम का बढ़ता हुआ लालच ही उसकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद के फायदे के लिए किसी की जिंदगी से खेलना गलत है। हमें कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। लालची घी वाला। एक गांव में मक्खीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी दूध की दुकान थी। उस दुकान में वो दूध, दही और अन्य कई प्रकार की चीजें रखता था। है, अरे ये क्या? आज इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेता हूँ। मक्खीलाल बहुत कंजूस था। ओ मक्खीलाल चाचा, मुझे 2 किलो घी देना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अरे ये क्या मक्खीलाल चाचा, इसमें तो मक्खी गिरी है। क्या मक्खी? दिखाओ तो जरा। लड़का मक्खीलाल को घी का डिब्बा दिखाता है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दूसरा घी का डिब्बा देता हूँ। मक्खीलाल उस घी के डिब्बे में से मक्खी निकालता है और वही डिब्बा उस लड़के को देता है। लो, ये लो बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मक्खीलाल चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी दुकान में राजमहल से 2 सिपाही आते हैं। सुनो मक्खीलाल, दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, मगर इतना घी? आज राजमहल में दावत है क्या? हाँ, आज महाराज ने सभी मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको घी वक्त पर मिल जाएगा। सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और मक्खीलाल घी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुनो सुखीलाल, आज दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल में पहुंचाना है। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर मालिक, 40 किलो घी बनाने के लिए अपने पास इतना दूध ही नहीं है। एक काम करो, जितना भी दूध है उसमें आधा पानी मिला दो। इससे काम हो जाएगा। पर मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये महाराज को पता चल गया तो वो हमें दंड करेंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। सुखीलाल दूध में पानी मिलाता है, फिर भी दूध कम पड़ता है। ये बताने सुखीलाल अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मैंने दूध में पानी मिलाया, फिर भी 40 किलो घी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? ठीक है, तुम बाहर जाओ और दुकान संभालो, इसे मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। क्यों ना मैं इसमें वनस्पति तेल मिला दूं? मक्खीलाल पास ही में रखा वनस्पति तेल का डिब्बा उठाता है और घी में मिला देता है। वह घी का डिब्बा पूरा भर देता है। हाँ, अरे वाह, मेरा काम तो हो गया। अब इसे जल्दी राजमहल पहुंचाना होगा। मक्खीलाल घी का डिब्बा लेकर राजमहल जाता है और उसे देखकर वापस घर आता है।
सारे मंत्री राजमहल की दावत में आते हैं। दावत बड़ी शानदार होती है। राजा सभी मंत्रियों की खूब मेहमान नवाजी करता है। सभी मंत्री भरपेट खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद सभी मंत्री राजा से मिलकर अपने घर निकल जाते हैं। उपहार के तौर पर राजा सभी मंत्रियों को एक एक मिठाई का डिब्बा देता है। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ी मिठाई मैं भी चख लेता हूँ। राजा ने बड़े मजे से वो मिठाई खाई। राजा की तरह मंत्रियों ने भी मिठाई का मजा लिया। मिठाई खाकर राजा बीमार पड़ जाता है। महाराज, सारे मंत्री भी आपकी तरह बीमार हुए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगता है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी। जाओ, जाकर हलवाई को बुलाओ। जी महाराज। अरे ओ मूर्ख, तुमने ये कैसी मिठाई बनाई? तुम्हारी मिठाई खाकर सभी लोग बीमार पड़े हैं। महाराज, मैंने तो सभी चीजें बराबर डाली थी। मुझे नहीं पता महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि मक्खीलाल की घी की वजह से ये सब हुआ होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उस घी की वजह से बीमार पड़ गए हैं? हाँ महाराज, क्योंकि उस घी में से मुझे वनस्पति तेल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब मक्खीलाल मिलावट करके सभी को धोखा देता है। सेनापति, 2 सिपाहियों को मक्खीलाल के घर भेजो और नजर रखने बोलो। जी महाराज। सिपाही मक्खीलाल के घर के पास पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। मक्खीलाल घी में वनस्पति तेल मिला रहा था। अरे ये क्या? ये मक्खीलाल तो मिलावट करके सभी लोगों को फंसा रहा है। हाँ, हमें इसे रंगे हाथ पकड़कर महाराज के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी। सिपाही मक्खीलाल के घर जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। घी में मिलावट करते हो? चलो चलो, अब महाराज के पास चलो। नहीं, मुझे माफ कर दो। चलो, तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना। सिपाही मक्खीलाल को लेकर राजमहल आते हैं। महाराज, इस मक्खीलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, घी में मिलावट करते हुए। क्या इसका मतलब तुम सभी लोगों को फंसाते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मक्खीलाल की बात नहीं सुनते और सेनापति उसे काल कोठरी में डाल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच की वजह से हम हमेशा अपना और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। लालची मिठाई वाला। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में भोलू नाम का एक मिठाई वाला रहता था। भोलू के गांव में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। सारे गांव के लोग भोलू के पास ही मिठाइयाँ लेने आते। शाम होते होते भोलू की सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती थी। लेकिन भोलू का मन कभी नहीं भरता था। उसे और पैसे कमाने थे। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के तरीके सोचता रहता। दूसरे दिन भोलू रोज की तरह मिठाइयाँ बनाता है। शाम होते होते भोलू की सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है। आज भी मुझे उतना ही मुनाफा हुआ। मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। भोलू पूरी रात सोचते रहता है। दूसरे दिन भोलू रोज की तरह दुकान जाता है। अगर मैं अपने वजन कांटे के एक बाजू में चुंबक लगा दूं तो? हाँ। भोलू अपने वजन कांटे के नीचे एक बड़ा सा चुंबक लगाता है। रोज की तरह सारी मिठाई बिक जाती है। उसे दुगना मुनाफा होता है। ये देख भोलू खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। भोलू रोजाना ऐसे ही सबको लूटने लगा और कम मिठाई बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी भोलू की दुकान पर मिठाई खरीदने आता है। सुनो बेटा, मुझे 1 किलो मिठाई दो। हाँ रुको चाचा, अभी देता हूँ। अरे ये क्या, मैंने तुम्हें 1 किलो मिठाई देने बोला था। हाँ चाचा, मैंने तो आपको 1 किलो ही मिठाई दी है। क्या? लेकिन ये इतना हल्का क्यों लग रहा है? सुनो बेटा, जरा इसे वापस एक बार तोल कर देखो। अरे मुझे और भी काम है, चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। बूढ़ा आदमी बाजू की दुकान में जाता है। अरे सुनो भाई, जरा इसे तोल कर देखो।
चाचा ये आधा किलो है। मुझे लगता है कि इस भोलू के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। इसे मजा चखाना ही होगा। बूढ़ा आदमी भोलू की दुकान के बाहर हाथ में एक तराजू लेकर जोरों से चिल्लाने लगता है। आओ आओ गांव वालों, मेरे पास एक जादुई तराजू है। इसमें जो भी तोलो उसका वजन कम ही निकलेगा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। अब ये क्या मुसीबत है? चलो जाकर देखता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जादुई तराजू ऐसा कभी कुछ होता है क्या? नहीं, ये सच में एक जादुई तराजू है। दिखाओ मुझे। देखा गांव वालों, मुझे इस भोलू ने 1 किलो मिठाई दी थी और अब मैंने इस तराजू में डाली तो आधा किलो हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? श्रीमान, मुझे तो आपका तराजू भी जादुई लगता है। नहीं नहीं, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। जाओ यहाँ से। रुकिए श्रीमान, अब ये मिठाई आपके तराजू में तो तोल कर देखे, फिर पता चल ही जाएगा कि आपका तराजू जादुई है या नहीं। बूढ़ा आदमी भोलू के वजन कांटे में मिठाई डालता है। कमाल है। ये अरे, क्या ये था? कैसे हुआ? ये तो सच में जादुई है। रुको रुको गांव वालों, मैं तुम्हें अभी इस जादू की असलियत बताता हूँ। देखा आपने? ये है इस जादू की सच्चाई। भोलू तराजू में चुंबक लगा के हम सभी को फंसा रहा है। इसने हमें फंसाया है। मारो इसे, मारो, पकड़ो, मारो। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।